तो आज मैं आपको अमीर खुसरो की एक शॉर्ट बायोग्राफी बताऊंगा कि आखिर खुसरो कौन थे और पूरे विश्व में वो क्यों मशहूर हुए। अमीर खुसरो का जो बर्थ है वो 1253 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे पटियाली में हुआ और उनकी डेथ 1325 में दिल्ली में हुई। उनके फादर अमीर सैफुद्दीन महमूद, जो कि चंगेज खां के ज़माने में उनकी फौज के सिपहसालार थे और चंगेज खां के जुल्मों सितम से और इतनी ज्यादा लड़ाइयों की वजह से तंग आकर अमन और शांति की वजह से वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए और उसके बाद हिंदुस्तान के सुल्तानों नासिरुद्दीन बुगरा खां और शमशुद्दीन इल्तुतमिश के दरबार में वो मिलिट्री कमांडर की नौकरी में लग गए। कहते हैं कि उन्होंने 15-16 जंगें एक साथ जीती, जिससे खुश होकर सुल्तानों ने उन्हें पटियाली, जिला एटा में और दिल्ली में जागीरें दी। उनका विवाह राजस्थान के एक राजपूत परिवार की लड़की माया देवी से हुआ, जिनका परिवर्तित नाम है सैयदा मुबारक बेगम। कहा जाता है कि उनकी 3 संतानें हुईं, जिसमें अमीर खुसरो दूसरे नंबर पे हैं। इस मिले जुले 2 सांस्कृतिक घरानों में पैदाइश होने की वजह से बचपन से ही अमीर खुसरो को कुरान शरीफ, हदीसों, इस्लामी फिक़ह और हिंदुओं के रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषदों, वेदों, पुराणों आदि की तालीम मिली और साथ में उन्होंने अपने पिता और नाना से मिलिट्री की ट्रेनिंग हासिल की। अमीर खुसरो के पिता की वजह से उनको जल्दी ही शाही दरबार में नौकरी मिल गई। अमीर खुसरो साहब जब तकरीबन 7 साल के थे तब उनके पिता ने उस जमाने के एक बड़े मशहूर फकीर हजरत निजामुद्दीन औलिया का अमीर खुसरो को मुरीद बनवा दिया था और उसके कुछ समय बाद ही उनका इंतकाल यानी उनकी डेथ हो गई। और तब अमीर खुसरो के नाना अहमदुल मुल्क रावत अर्ज ने, जो कि नासिरुद्दीन बुगरा खां और शमशुद्दीन इल्तुतमिश जैसे सुल्तानों के दरबार में मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने अमीर खुसरो को गोद लिया और उसके बाद अमीर खुसरो की एक दूसरी परवरिश उनके नाना के यहाँ हुई, जिसके बारे में खुसरो ने दीवान, अपने पहले दीवान तोहफतुस्सिगर में लिखा है कि उनके नाना श्याम वर्ण के थे। उन्हें पान खाने का बेहद शौक था और संगीत उन्हें बहुत प्रिय था। उनके घर में अक्सर संगीत की महफिलें चलती थीं। इसी वजह से शायद अमीर खुसरो को साहित्य संगीत में रुचि रही और उन्होंने मिलिट्री के कैरियर को अपनाने की बजाय साहित्य और संगीत को अपनाया और अपने नाना के इंतकाल यानी डेथ के बाद वो सुल्तान के दरबार में एक शाही कवि और एक संगीतकार के रूप में नौकर हो गए, मुलाजमत में आ गए। अमीर खुसरो ने को कई भाषाएं आती थीं। उन्होंने फारसी, अरबी, तुर्की, हिंदवी यानी खड़ी बोली हिंदी में और उसके अलग अलग डायलेक्ट्स यानी उपभाषाओं में गद्य और पद्य दोनों में लिखा, जैसे ब्रज भाषा, हरियाणवी, राजस्थानी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, बांगरू, मुल्तानी, सिंधी, सराइकी और बाद में पंजाबी भी। अमीर खुसरो ने फारसी में तकरीबन 100 से ज्यादा ग्रंथ लिखे, लेकिन अब केवल 30 या 35 ग्रंथ ही हमें मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंदी में भी कुछ कविताएं लिखी, छंद लिखे और कुछ पुस्तकें लिखी, लेकिन वो पुस्तकें अब नहीं मिलती। लेकिन उनका हिंदी साहित्य हमें अलग अलग पुराने कलमी नुस्खों में, जो कि उनके दौर के भी हैं और बाद के भी, और खुद उनकी किताबों में और सीना बसीना रिवायत में लोगों में हमें मिलता है। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान की ज़मीनों और ज़बानों की सैर की थी। उन्हें तरह तरह की ज़बानें और फन सीखने का शौक था। शायद इसी वजह से वो 25-30 ज़बानें जानते थे और अलग अलग फनों में माहिर थे, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। अमीर खुसरो ने अपनी सभी फारसी किताबों में अपने अलग अलग फनों का जिक्र किया है और उन साइंसेज और आर्ट्स के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है।
अपने नाना की डेथ के बाद अमीर खुसरो भी सुल्तान के दरबार में एक रॉयल पोएट और एक रॉयल म्यूजिशियन की हैसियत से मुलाजमत में आ गए और तकरीबन 7 सुल्तानों के दरबार से वाबस्ता रहे, जिसमें से शुरू के जो उनके हाकिम थे वो डायरेक्ट सुल्तान नहीं थे बल्कि प्रिंस थे, उनकी औलाद थे जो कि प्रिंस यानी राजकुमार थे। और उन्होंने अपने अपने दरबार में अलग अलग वक्त में अमीर खुसरो को नौकरी पे रखा और अमीर खुसरो को दिल्ली से बाहर भी अपने साथ ले गए। सबसे फख्र की बात यह है कि अमीर खुसरो भारत की उन चंद शख्सियतों में से हैं जो दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पढ़ाए जाते हैं। मसलन डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, अरेबिक, टर्किश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इसके अलावा हिस्ट्री, फिलॉसफी, इस्लामिक स्टडीज, म्यूजिक इत्यादि। दुनिया के अलग अलग लाइब्रेरीज में, म्यूजियम्स में, खानकाहों में, दरगाहों में, ऑर्गेनाइजेशंस में अमीर खुसरो की कलमी नुस्खे यानी पांडुलिपियां और प्रकाशित किताबें, पब्लिश बुक्स हमें देखने को मिलती हैं। और अलग अलग ज़मानों में अमीर खुसरो के ज़माने से लेकर और बाद के ज़मानों तक और आज तक भी उनकी किताबें नकल की जाती रहीं। और उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस और बिजली का आविष्कार हुआ तो अमीर खुसरो की किताबों को बाकायदा पब्लिश किया गया और दुनिया भर में पढ़ा गया। अमीर खुसरो के पॉलिटिकल राजनीतिक कैरियर के बारे में कुछ लोगों ने लिखा है कि वो पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन ये गलत है। उनकी जो नौकरी थी सुल्तानों के दरबार में वो खालिस आर्टिस्टिक लिटरेरी थी, उन्हें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था और ना ही किसी प्रकार की राजनीति में उन्होंने कभी हिस्सा लिया। ये बात उनकी किताबों से और उनके ज़माने के जो अलग अलग हिस्टोरियंस और राइटर्स थे उनकी किताबों से साबित हो जाता है। अगले एपिसोड में हम अमीर खुसरो के शाही दरबार में एक रॉयल पोएट और हिस्टोरियन का जो कैरियर था उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। शब्बा खैर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा खुसरो बोल रहा हूँ। सन 2000 से मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े सूफी कवि और शायर अमीर खुसरो पर रिसर्च कर रहा हूँ और उनसे मेरा लगाव हुआ उनके संगीत की वजह से। मुझे संगीत से बहुत प्रेम है और उनका जो रूहानी संगीत है, जो कव्वालियाँ, गीत, पद और छंद हिंदुस्तान के छोटे छोटे कस्बों और गाँव में जो गाए जाते हैं आज भी, उनको सुनकर मन को शांति और सुकून मिलता है। इसके अलावा अमीर खुसरो पे मैं तकरीबन 10,000 पन्ने लिख चुका हूँ जो अब धीरे धीरे किताबों की शक्ल में आ रहे हैं। मेरी पहली किताब सन 2016 में अमीर खुसरो पे साक्षी प्रकाशन दिल्ली शादरा से छपी थी, जो आप amazon.com से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये पहली हिंदी की अमीर खुसरो की किताब है जिसमें उनकी बहुत डिटेल में मैंने बायोग्राफी और दुर्लभ सामग्री और उनकी काव्य, हिंदी काव्य और फारसी काव्य मैंने दिया है जो अब मिलता नहीं है।